Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 5 फरवरी 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है आर्मेनिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ये है दोस्तों आज की हमारी पहली खबर। और ये खबर जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल से एसोसिएटेड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए, हुआ क्या है एक्चुअली तौर पे, मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन पिछले साल लगाया गया था वो अभी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया है, दैट मीन्स मणिपुर में नए चीफ मिनिस्टर, नए मुख्यमंत्री बने होंगे। तो बिल्कुल ये नए मुख्यमंत्री दोस्तों हमारे सामने आ चुके हैं मणिपुर के, ये इनकी फ़ोटो आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो बीजेपी का एक अलायंस आपको देखने को मिल जाएगा मेती लीडर के साथ में, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये नए करंट चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं मणिपुर के। देखो अब एग्जामिनेशन के लिए ये सब चीज़ें, ये नाम वगैरह इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम लोग बात करते हैं अपने यूपीएससी की, तो वो है प्रेसिडेंट रूल। हमारे संविधान का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा आप कह सकते हैं। देखो हुआ क्या है, हम मणिपुर की क्यों बात कर रहे हैं, ये देखो ये ऊपर जो आर्टिकल है ये आज के न्यूज़पेपर में था। और आज खबर मतलब आज हमारी तारीख कितनी है, हमारी तारीख है 5 फरवरी। ठीक है, तो आज खबर आती है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हट चुका है। लेकिन अभी ये वाली जो खबर आपको दिख रही है ये है 14 फरवरी की। कहोगे 14 फरवरी आने तो दो, नहीं 14 फरवरी 2025 की खबर है, ये पिछले साल की। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 1 साल होने वाला था प्रेसिडेंट रूल लगे हुए मणिपुर में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था बहुत पहले, लगभग 13 या 12 ऑफ फरवरी को कर दिया गया था। हमने 14 फरवरी को अपने एनालिसिस में डिस्कस किया है। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि भाई आपको पता है मणिपुर में किस तरीके से एक बहुत बड़ा जो वायलेंस है वो हुआ था साल 2023 में। तो मई 2023 की जब हम लोग बात करते हैं तो एग्जैक्ट तारीख है 3 मई। 3 मई के बाद में मणिपुर पूरी तरह से जल रहा था। हज़ारों की कगार में जो घर हैं वो जलाए गए, हज़ारों की कगार में लोगों की जान गई, और हज़ारों की कगार में ही लोग डिस्प्लेस हुए, इधर से उधर यहाँ पर अपना घर छोड़ के एक सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश की। रिपोर्ट कहती है कि लगभग 250 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं इस मणिपुर वायलेंस में। 60,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वायलेंस की वजह से इधर से उधर उनको डिस्प्लेस करना पड़ा या अपनी जगह को चेंज करना पड़ा, ऑब्वियसली अपनी सिक्योरिटी के लिए। इतना सिचुएशन मणिपुर के अंदर में ख़राब हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों बहुत टाइम बाद, क्योंकि जब ये सिचुएशन ख़राब हुआ उसके बावजूद भी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस समय पर बीरेन जी हुआ करते थे। ठीक है, बीरेन सिंह, तो वो बीरेन सिंह यहाँ पर बने हुए चीफ मिनिस्टर लंबे समय तक। बाद में दोस्तों उन्होंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा। और मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो एक बात और याद रखिएगा, जब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात होती है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल पहले लग चुका है और अब भी लग रहा है 2026 में भी। समझे? तो हुआ क्या था, ये जो अभी पिछले साल प्रेसिडेंट रूल लगा है ये 11वीं बार प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का शासन लगाया गया मणिपुर में। सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा था, वो 66 डेज के लिए था, और वो 12 मार्च से 19 मार्च 1967 में लगा था, जनवरी के महीने में। क्योंकि मैंने आपको बताया मणिपुर में 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, तो इसमें सबसे लंबा कौन सा था, तो लॉन्गेस्ट पीरियड था दोस्तों 2 ईयर्स एंड 157 डेज। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक लगाया जा सकता है, आपको पता है, लेकिन हर बार अप्रूवल की ज़रूरत है। तो 2 साल 157 दिनों तक सबसे लंबा ये मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी लग चुका है। कब लगा था, 17 अक्टूबर 1969 से लेकर 22 मार्च 1972 तक। और अभी लेटेस्ट केस की बात करेंगे तो लेटेस्ट केस है 2 जून 2001 से 6 मार्च 2002 तक, लगभग 277 डेज के लिए मणिपुर में एक और ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
आप समझ रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो कितनी बार यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा है ये आपने देखा। इसी वजह से अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बन चुका है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का आर्टिकल डिस्कस किया, अभी क्या चर्चाओं में है कि नए चीफ मिनिस्टर यहां पर आ चुके हैं, प्रेसिडेंट रूल हट चुका है, तो इस वजह से ये खबरों में है। एग्जामिनेशन के लिए पढ़कर जाइएगा। पढ़ना क्या है? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन होता क्या है, कैसे किसी राज्य के ऊपर लगाया जाता है, इसके प्रोविजन क्या है, इसको लेकर कमीशन क्या कहता है, इसमें क्या क्या कंसर्न्स भी दिखाए जाते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूँ। देखो, प्रेसिडेंट रूल को हम कई बार स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। अब इमरजेंसी के कई टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। आपने नेशनल इमरजेंसी भी पढ़ी है, स्टेट इमरजेंसी भी पढ़ी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पढ़ी है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 356 के अंदर में मेंशन किया गया है। 356 में ये सारी के सारी बातें प्रेसिडेंट रूल को लेकर बताई गई हैं। अब नाम से पता चल रहा है प्रेसिडेंट रूल, ये किस पे लगता है? राज्य पे लगता है। तो राज्य में जो पावर चल रही थी, अगर वो सही तरीके से सरकार नहीं चल पा रही है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट यानी कोई भी राज्य सरकार की अगर हम बात करें, अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है और गवर्नर उस चीज़ को रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उस राज्य में बैठा है एक राज्यपाल, गवर्नर कह देता है कि भैया ये सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देता है और कहता है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो राष्ट्रपति यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, समझे, ताकि उस स्टेट को सही तरीके से रन किया जा सके। क्योंकि अब वो स्टेट गवर्नमेंट सही नहीं चल रही थी, तो वो पूरा का पूरा राज्य जब तक प्रेसिडेंट रूल है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, समझे। तो ये बात है प्रेसिडेंट रूल को लेकर। आइए मैं आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें समझाऊंगा। जब आप लोग अपना बुक वगैरह उठाओगे तो आपको ये सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस में जब हम बात करते हैं अपनी स्टेट इमरजेंसी की, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल की, तो संविधान में एक आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 355। ये कहता है ओब्लाइज टू यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 355 यहाँ पे हमारे राज्यों को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। किसी भी प्रकार का, मान लो किसी राज्य में कोई बाहरी अग्रेशन है या कोई अंदर राज्य के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जैसे मणिपुर में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, तो ऐसे सिनारियोज के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 355 कहता है। फिर आर्टिकल 356 यहाँ पर ये ताकत देता है हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को, कि वो एक राज्य के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट परफॉर्म करे, अगर वो राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर यह पावर है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से एम्पावर, मतलब वो ताकत दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो उस स्टेट की फंक्शनिंग प्रेसिडेंट संभालेंगे। कैसे? प्रेसिडेंट रूल लगा के। ये कहाँ पर है? आर्टिकल 356 में। फिर आर्टिकल 357 यानी 357 की बात करोगे तो बात हो रही है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक ऑर्डर के जरिए। ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो प्रेसिडेंट का शासन चल रहा है, प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर राज्य के लिए लॉ भी बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 365 कहता है कि एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से वो स्टेट नहीं काम कर रहा था, दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है या प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया जा सकता है। परिणाम ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे प्रेसिडेंट को ये पर्टिकुलर पावर मिल जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये हमने समझा हमारे संविधान के ये सारे अनुच्छेद हैं जिसके थ्रू राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन मेन ग्राउंड क्या है जिसके आधार पर इम्पोज किया जा सकता है? तो दो मेजर ग्राउंड्स यहाँ पर माने जाते हैं। एक आपको ये देखने को मिल जाएगा, दूसरा ये है। पहला है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। पहली चीज़ यही है कि प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं और ये चीज़ को देखते हुए संतुष्ट अगर हो जाते हैं कि किसी राज्य के अंदर जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस है, या सरकार कोलैप्स कर गई है, सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं है, भाई उस सीएम के पास में ज़्यादा एमएलए का सपोर्ट नहीं है, सरकार गिर रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के इस स्ट्रक्चर को संभालेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बोला जाता है, दूसरा ग्राउंड है फेलियर टू इम्प्लीमेंट डायरेक्शंस, कि भाई अगर राज्य सरकार जो भी डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं उनको नहीं मान रही है, तब भी जो प्रेसिडेंट है वो कह सकते हैं कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से स्टेट को फंक्शन करेंगे। तो ये कुछ मेजर ग्राउंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरे भी और कई सारे रीज़न हो सकते हैं। दूसरे रीज़न में जैसे फॉर एग्जांपल हंग असेंबली जो मैं आपको बता रहा था, कि मान लो इलेक्शन हुए, कोई सरकार ही नहीं बन पा रही है वहाँ पर,
कोई पार्टी कोएलिशन में नहीं बन पा रही है, ना ही कोई पार्टी खड़ी हुई, ना ही कोई गठबंधन खड़ा हो पा रहा है। किसी पार्टी को, किसी एमएलए को, किसी सीएम को एमएलए का सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। मेजोरिटी उसकी खत्म हो चुकी है। इलेक्शन डिलेज हो रहे हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, या युद्ध की वजह से। तो उन सब केसेस में प्रेसिडेंट जो है अपना रूल इंपोज कर सकते हैं, ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को लगाने की एक बहुत बड़ी शर्त होती है यहाँ पर। सबसे पहली बात, क्या राष्ट्रपति को लगा कि भैया इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए, क्या वो ऐसे ही अचानक लगा देंगे? कभी नहीं। सबसे पहले अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से। इनिशियली पार्लियामेंट को अप्रूव करना जरूरी है। पार्लियामेंट पहले इस डिक्लेरेशन को अप्रूव करेगा। जब आपने ऑर्डर दिया है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, पार्लियामेंट में बात जाएगी। 2 महीने के भीतर भीतर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो ऑर्डर वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। यानी पार्लियामेंट का अप्रूवल इज़ मैंडेटरी। सेकंड यहाँ पर बोलता है कि अप्रूवल जब मिलेगा वो भी 6 महीने की मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लगना हो तो वैसे तो वो 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। कितने? 3 साल के लिए वो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन शुरुआत में वो लगेगा 6 महीने के लिए। फिर अगले 6 महीने बाद फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर उसके 6 महीने बाद फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और लग रहा है अभी भी स्थिति सही नहीं है, प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है, तो फिर से 6 महीने बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो 6 करके ऐसे लगातार 3 साल तक किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। सर चलो ये तो समझ में आ गया बहुत आसानी से कि लागू कैसे होता है राष्ट्रपति का शासन। अब बताओ इसको हटाते कैसे हैं? तो प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट जैसे अप्रूवल बहुत सारे, जैसे अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है किसी राज्य में तो ढेर सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ रही थी। क्या हटाने के लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरत पड़ती है? नहीं। ध्यान रखना, स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल को अपने आप हटा सकते हैं बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। अप्रूवल की जरूरत नहीं है जब हटाना होगा, लेकिन लगाने के लिए मेन अप्रूवल की जरूरत है, वो तो कंपलसरी है ही है। ठीक। अब क्वेश्चन यह है कि ठीक है, किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट यह है कि उस राज्य की जितनी भी गवर्नेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से गवर्न करेगा। उस राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड हो सकता है, मे बी सस्पेंड हो सकता है या डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, अगेन कोई बिल वगैरह लागू करना है, कोई नियम लागू करना है, तो उस दौरान प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर्स होंगी। प्रेसिडेंट उस राज्य के लिए नए ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर पाएंगे। क्या उस राज्य की जुडिशरी पे भी असर पड़ेगा? नहीं। उस राज्य का जो हाई कोर्ट वगैरह है वो अनअफेक्टेड रहने वाला है, वो एज इट इज चलने वाला है जैसे पहले चल रहा था। प्रेसिडेंट रूल का जुडिशरी के साथ में कोई लेना देना नहीं है, वो अनअफेक्टेड रहने वाला है। ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे थे हाई कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट तो बहुत सारे राज्यों में है भाई, अलग अलग। लेकिन जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, एपेक्स कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट रूल को लेकर। अब जब भी प्रेसिडेंट रूल पढ़ो तो आपको 2 जजमेंट पढ़ने होते हैं और 2 कमीशन पढ़ने होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं जजमेंट की बात करता हूं तो आपके सामने ये पहला जजमेंट है, वो है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कहता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जो जहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगेगा उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, अगर लग रहा है कि इस प्रेसिडेंट को रूल को लगाने की जरूरत नहीं थी, तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जुडिशरी रिव्यू करेगी उस पर्टिकुलर केस को। यह बात एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला जा चुका है 1994 में। दूसरा केस है रामेश्वर प्रसाद केस 2006 का। यहां पर कोर्ट रूल करता है और कहता है, मतलब कोर्ट क्या कहता है कि जो रिकमेंडेशन है फॉर इन्वोकिंग प्रेसिडेंट रूल, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होना चाहिए, नॉट मेयरली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्टिव ओपिनियन। ये क्लियरली यहां पर कोर्ट कह देता है कि भाई अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर में, तो उसके पीछे के मेन ठोस रीजन होने चाहिए, कारण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना ओपिनियन सेट करके ही प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे? तो ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। यहीं पर आपके 2 इंपॉर्टेंट कमीशंस भी आते हैं। मैंने आपको बताया ना, 4 चीजें याद रखनी है, 2 जजमेंट और 2 कमीशंस। कमीशन की बात करता हूं तो पहला कमीशन है सरकारिया कमीशन 1988 का। यह कमीशन रेकमेंड करता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है इसको हमें इन्वोक करना चाहिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट।
यानी प्रेसिडेंट रूल को लगाना है तो सबसे लास्ट ऑप्शन ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगर किसी राज्य में स्थिति खराब है तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दो, नहीं, वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले वहां पर आप ऐसे ही सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या हो रहा है, फेडरलिज्म के ऊपर में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको पावर मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेपरेट पावर दी गई है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, संघवाद का ढांचा है, इसको फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी की वजह से प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, दैट मीन्स फेडरलिज्म टूट रहा है, वीक हो रहा है। तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड यहां पर कहता है पंची कमीशन, 2010 का यहां पर एक इंपॉर्टेंट कमीशन देखने को मिलेगा। यह कहता है कि देखो प्रेसिडेंट रूल को जहां पर भी इंपोज करना है, आप मान लो कह रहे हैं कि एक राज्य है, फॉर एग्जांपल मणिपुर की बात हो रही है, तो मणिपुर का राज्य है, मणिपुर की कैपिटल इंफॉल में मान लो क्या हुआ है, एक दंगा हुआ है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पूरे इंफॉल में लग जाता है। तो यहां पर इस जजमेंट में ये कमीशन कहती है कि भाई जिस जगह पे वायलेंस हुआ है उसी जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ ना, ये पूरे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो इससे एक टारगेटेड अप्रोच रहेगा, पूरे राज्य को यहां पर यह परेशानी भुगतनी नहीं पड़ेगी। एक स्पेसिफिक रीजन है उसमें सुधार हो जाएगा, जल्दी हट जाएगा। तो ये दो रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग दिस प्रेसिडेंट रूल, ध्यान में रखिएगा। फिर प्रेसिडेंट रूल की बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है कि भाई अगर आप इंडिया में देखोगे तो प्रेसिडेंट रूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, 100 से ज़्यादा बार यहाँ पर इसका यूज़ किया जा चुका है। इंदिरा गांधी टेन्योर में और भी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को डिनोट करता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट की पावर छिन जाती है, सिंपल सी बात है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिसरप्ट होता है, और कई बार पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं कि भाई एक राज्य है जहाँ पर ओपोजिशन गवर्नमेंट है, वहाँ पे कोशिश करती है रूलिंग गवर्नमेंट कि भाई कुछ ना कुछ करके वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए, उस राज्य में अपने हिसाब से, यानी रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से यहाँ पर सरकार चलाए। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं जिस चक्कर में प्रेसिडेंट रूल लगातार बढ़ते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म है, ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, जब आप पॉलिटी में जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो, प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ने वाले हो, मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो करंट अफेयर क्या चल रहा है समझ गए ना। करंट अफेयर में क्या चल रहा है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हट गया, नए चीफ मिनिस्टर बने। अब आप कहोगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आपको स्टैटिक से लिंक किया और आपने पॉलिटी का प्रेसिडेंट रूल वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म किया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर ये वाला पीडीएफ मुझे कहाँ मिलेगा, ठीक है, और अगर हिंदी में भी मिल जाए तो अच्छी बात है, बिल्कुल एज इट इज़ हिंदी में भी मिल जाए, इंग्लिश में भी मिल जाए, ठीक है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए दोस्तों ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन ये वाले जो पीडीएफ्स होते हैं ये आपको केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। देखो आज ना न्यूज़पेपर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, आज का सेशन छोटा सा ही रहने वाला है, लगभग 30 मिनट्स 35 मिनट्स का ही सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज 2 ही 3 आर्टिकल हैं जो काम के हैं। वैसे बकवास तो बहुत सारी है, भरा पड़ा है अखबार, पढ़ने को तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ो जो एग्जाम में रेलिवेंट है। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें बात हो रही है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। देखो आज हमारे न्यूज़पेपर में ये दूसरा आर्टिकल है जो काम का है, जो कुछ काम की इंफॉर्मेशन रखता है। आर्टिकल क्या कहता है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं ये आज के समय पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की मांग करते हैं और सेपरेट सेंसस एंट्री की मांग करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, लेकिन एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी भी है जिसने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया है इतिहास में। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिसमें अगर उनका बच्चा अगर जन्म लेता था तो शुरू से ही उस बच्चे को क्रिमिनल का टैग मिल जाता था। उस ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था कि भाई अपराधी हैं शुरू से ही, अभी बच्चे ने जन्म लिया है तब भी उसको क्रिमिनल का टैग मिला हुआ है। ये कौन सी ट्राइब है, यह है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब का टैग दिया था इन्हें, समझे। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने ये क्रिमिनल ट्राइब का जो टैग है इसको हटाकर डी नोटिफाइड ट्राइब का टैग इनको दिया था। लेकिन आज ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना दोस्तों, ये अपनी मांग करते हैं
ये कहते हैं कि भाई जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है अलग अलग कास्ट के बेसिस पर SC ST OBC को, वो रिजर्वेशन हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन जब रिजर्वेशन मिलने की बात आई तो इसी डीनोटिफाइड ट्राइब को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया। इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग SC में हैं, बहुत सारे लोग ST में हैं और कुछ लोग OBC में हैं, और अभी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। केवल नाम का रिजर्वेशन है, नाम के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इनके लिए। तो जब यहाँ पर इनको फ़ायदा मिलना होगा तो ऑब्वियसली बात है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी स्कूल में स्कॉलरशिप मिल पाएगी या दूसरी और फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी कि दूसरे सरकारी संस्थान से। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको आज वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको भी एक सेपरेट कॉलम दिया जाए। तो ये कह रहे हैं जैसे SC ST OBC लिस्ट है ना, वैसे ही डीनोटिफाइड ट्राइब मांग कर रही है एक सेपरेट कॉलम की। ये कह रहे हैं हमें एक सेपरेट कॉलम दे दो, हमें अलग से एक सेपरेट सा रिजर्वेशन दे दो, थोड़े से अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा दो, एक फॉर्मल आइडेंटिटी दे दो, एक अलग से पहचान दे दो। क्योंकि लंबे समय से इनके साथ में एक कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव होता हुआ आ रहा है। तो ये डिमांड करते हैं कि देखो एक समय ये था कि इनको क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत। इस एक्ट को बाद में सरकार ने 1952 में देश की आज़ादी के बाद रिपील कर दिया था और इनका क्रिमिनल टैग हटाकर डीनोटिफाइड ट्राइब का टैग दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आज ये डीनोटिफाइड ट्राइब 7 करोड़ से ज़्यादा डीनोटिफाइड ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में है, केवल यूपी में। तो ये लोग सेपरेट सेंसस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो सेंसस होने वाला है, जो जनगणना होने वाली है 2027 की, इसमें पहली बार तो नहीं लेकिन बहुत टाइम बाद क्या हो रहा है, जाति के आधार पर भी जनगणना होगी, यानी कास्ट सेंसस भी होगा। तो सेपरेट जब सेंसस यहाँ पे हो रहा है, कास्ट सेंसस अलग से यहाँ पर हो रहा है, तो हमारे लिए भी एक सेपरेट जनगणना करना जरूरी है, जिससे डीनोटिफाइड ट्राइब्स की एक अलग कम्युनिटी को पहचान मिल सके। ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस से आ रहे हैं, तो हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, हमारे लिए डेडिकेटेड एक सपोर्ट होना चाहिए, इस चीज़ की ये मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया डीनोटिफाइड, क्योंकि आप भी सोचोगे ऐसी मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। हमारे देश में ऑलरेडी ढेर सारी स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल सीड स्कीम वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। तो ये कम्युनिटी कहती है कि भाई ये सब स्कीम तो हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल पर ये इन कम्युनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, इनको इवन इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका जो ये फ़ायदा है, मतलब जो फ़ायदे मिलने चाहिए थे वो फ़ायदे इनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से डीनोटिफाइड ट्राइब्स आज के समय पर थोड़ा नाराज़ है, वो मांग कर रही है कि हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी देनी चाहिए। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ जो हम लोगों ने आर्टिकल में समझा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। प्रेसिडेंट रूल मैंने आपको समझाया ना कि पिछले साल भी न्यूज़ में था, इस साल भी न्यूज़ में, कनेक्शन समझ रहे हैं, बार बार चर्चाओं में है, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। डीनोटिफाइड ट्राइब की बात करेंगे, ये तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं 5 फरवरी को, लेकिन मेरे दोस्त इससे पहले हमने 18 अगस्त को ये आर्टिकल डिस्कस किया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि वेलफेयर बोर्ड फॉर नॉमेडिक डीनोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। फिर 18 अगस्त से पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों 26 जून की। जून में हम लोगों ने एक और आर्टिकल डिस्कस किया, किस चीज़ को लेकर, अगेन डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर। मांग की जा रही है कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक नेशनल कमीशन, अलग से कमीशन बनाया जाए, परमानेंट कमीशन बनाया जाए, जो इनके राइट्स की बात करे, अधिकार की बात करे। समझ रहे हैं, सीक्वेंस मेंटेन है। जून हो गया, अगस्त हो गया, फिर अब फरवरी हो गया, न्यूज़ में बरकरार है। पुराने आर्टिकल्स मेरे पास में रहते हैं, स्टोर रहते हैं, तो मैं उनको लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे पुरानी न्यूज़ मिल रही है, लिंक होती है, वो मैं लगा रहा हूँ, आपको पता होगा। तो ऑटोमेटिक इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है हमारे लिए कि हाँ बार बार चर्चाओं में है, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सोचेंगे यार कहाँ से सवाल बन गया। चलो, तो अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, मैंने आपको समझाया कि ये न्यूज़ एक्सप्लेन करती है, हमको बताती है कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, और डीनोटिफाइड के साथ साथ नॉमेडिक ट्राइब्स भी आती हैं और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स भी आती हैं। ठीक है, जो इधर उधर ट्रैवल कर रही हैं या फिर जिनका एक सेटलमेंट नहीं है। होता यह है कि ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई संविधान में इनको एक अलग से छोटी सी पहचान दी जाए, एक सेपरेट कॉलम दिया जाए सेंसस 2027 के अंदर में, जब जनगणना होगी तो अलग से इनको एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए। इस चीज़ की ये मांग कर रहे हैं। अब ये क्यों मांग कर रहे हैं इस चीज़ की, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। ये कहते हैं कि सुनिए, बात है 1871 की, तो अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को लागू किया और बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको अपराधी घोषित कर दिया बाय बर्थ। जन्म हुआ नहीं, वो क्रिमिनल टैग के साथ में जन्म ले रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन हमने फेस की है। बाद में भले ही सरकार ने 1952 में देश की आज़ादी के बाद इसको हटाया और इनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स का टैग दिया, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक है, हमारी एक काम तो हो गया कि हाँ क्रिमिनल टैग हट गया, लेकिन क्रिमिनल टैग हटने का मतलब ये नहीं कि हमारे साथ में आज
कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, गरीबी के शिकार हैं ये बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जिसको कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट से ये बाहर रह जाती हैं। तो इसी मेन कोर प्रॉब्लम को ये कहती हैं कि भैया हमें समझना होगा। ये कहते हैं कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो लोग हैं आज ये एससी में कुछ लोग हैं, एसटी में कुछ लोग हैं, ओबीसी की लिस्ट में कुछ लोग हैं, और ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो तीनों लिस्ट से बाहर हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम किस में कवर होंगे, ठीक है, कुछ लोग एससी में, कुछ लोग एसटी में, कुछ लोग ओबीसी में। इससे अच्छा क्यों नहीं ऐसा बनाओ कि एक लार्ज ग्रुप है हम लोग, तो हमारे लिए एक अलग सेक्शन बना दिया जाए। इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअल नंबर हमें पता नहीं है, तो एक्चुअल नंबर पता लगाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले अगर आप लोग देख पाओगे तो एक नेशनल कमीशन कह सकते हैं कि बनाने की बात की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने आपको बताया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर में करोड़ों के आसपास डिनोटिफाइड ट्राइब्स की कम्युनिटी प्रेजेंट है। तो ये लोग कहते हैं कि जो जनगणना होगी 2027 की, ये भारत की पहली जाति के आधार पर जनगणना होने वाली है 1931 के बाद। अब 1930 के बाद 10 साल बाद जनगणना तो होती आई है। ये तो भाई 2011 के बाद ही नहीं हुई है, कोविड की वजह से, जो 2021 में होनी थी। नहीं तो फिर अगर हम देखें तो 1931 में 1931 में पहली जाति के आधार पर कास्ट बेसिस पर सेंसस हुआ था। तो ये कहा जा रहा है कि भाई 1931 के बाद फर्स्ट टाइम कास्ट बेसिस पे सेंसस होगा। तो ये डिमांड कर रहे हैं भाई कास्ट के आधार पे हमारा सेपरेट कॉलम बना दो, सेपरेट कॉलम डिनोटिफाइड के लिए, नॉमेडिक के लिए, सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए सेपरेट कॉलम बना दो। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हम इस बार छूट गए इस जनगणना के अंदर में तो अगेन अब पता नहीं कब फिर हमारी बात होगी। तो ये कह रहे हैं हम दोबारा खो जाएंगे इसी समय पर, क्योंकि हमको कोई भी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि संविधान के अंदर में एक पहचान दी जाए। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या मांग रहे हैं? एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्केड्यूल, संविधान के अंदर एक स्केड्यूल, जैसे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, वैसे यहाँ पर ये अपने लिए कोई डीनोटिफाइड के लिए स्केड्यूल्स मांग रहे हैं। फॉर्मल आइडेंटिटी मांग रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं हम ना एससी में जाएंगे, एसटी में जाएंगे, ना ओबीसी में जाएंगे, हमें एक फॉर्मल अलग से सेपरेट पहचान दो, ठीक है। ये लोग ये इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2024 में ये केस जा चुका है। कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि भाई एससी और एसटी में बहुत सारी डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको सब क्लासीफाई करना होगा, डिटेल से देखना होगा, जिनको मेन ज़रूरत है वो ज़रूरत उनको देनी होगी। एससी एसटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक है, उनको छोड़कर जिसको मेन ज़रूरत है उनको वो फ़ायदे मिलने चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह देता है। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल कमीशन है दोस्तों डीनोटिफाइड ट्राइब का, उस ऑफिशियल कमीशन को हम लोग कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब, जो इनके अधिकारों की बात करता है। इस ऑफिशियल कमीशन को हेड किया जाता है भीखू रामजी आइडेट के थ्रू। इन्होंने 1200 अलग अलग कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और बोला कि भैया बहुत बड़ी कगार में कम्युनिटी है, जिसको ऑब्वियसली बात है अगर ये पहचान की मांग कर रहे हैं तो वो पहचान हमें देनी चाहिए। पहचान क्यों देनी चाहिए? क्योंकि आप कहोगे हमारे पास स्कीम है, सीड स्कीम है और तमाम स्कीम है, तो हम क्यों अलग से सेपरेट एक पहचान दें? तो ये कह रहे हैं कि भैया जो वेलफेयर का काम किया है डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, उस वेलफेयर में ज़्यादा सपोर्ट इस कम्युनिटी को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लागू करती है। कौन सी स्कीम? सीड स्कीम को। इसमें पिछले 5 सालों में जो खर्चा किया गया है वो 69.3 करोड़ किया गया है, और जो इसका टारगेट था कि भाई 200 करोड़ रुपए खर्चना है, लेकिन उसमें से केवल 70 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा गया। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? परिणाम कह रहे हैं कुछ नहीं निकल कर आया। कोई कास्ट के आधार पे, कोई जाति के आधार पे सर्टिफिकेट मिला ही नहीं डीनोटिफाइड ट्राइब्स को। तो कह रहे हैं सर्टिफिकेट जब मिला ही नहीं तो किसी स्कीम में कोई फायदा मिलता नहीं, क्योंकि जब किसी स्कीम के बेनिफिट लेने जाना है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है उसमें। स्कूल जाओ, स्कूल अटेंड करना है, स्कॉलरशिप लेनी है, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। हाउसिंग स्कीम को ज्वाइन करना है, कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये ना एक एक्सक्लूजन हो गया कि भाई सीड स्कीम आने के बावजूद भी हम लोगों को हटा दिया गया, हम लोगों को किसी प्रकार के फायदे नहीं मिल रहे हैं, ये डीनोटिफाइड ट्राइब का कहना है। मांग क्या है इनकी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब जो भी बातें आपने पढ़नी है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स की हु आर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, प्रेजेंट इशू क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट डिमांड्स क्या है, डेटा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट 2024 में क्या कह रहा है और सीड स्कीम क्या कहती है। अब ज़रा यहाँ पर 1-2 बातें ये हैं छोटी छोटी, फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है वेलफेयर बोर्ड फॉर नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है सुनिएगा। बैकग्राउंड क्या कहता है, हु आर दीज ग्रुप्स। जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो कौन होती हैं? मैंने आपको बताया कि भाई इनको क्रिमिनल ट्राइब का टैग दिया गया था। नॉर्मली ट्राइब्स कौन सी हैं? ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स कौन सी हैं? जो पार्शली सेटल्ड हैं, ठीक है, पार्शली नॉमेडिक हैं, कुछ जगह पे रुक जाती हैं, कुछ समय बाद फिर ये मूव करने लगती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते रहते हैं। तो इस तरीके की ये ट्रैवल कम्युनिटी है।
तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके अधिकारों के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है DWBDNC, ये बोर्ड का नाम है। ठीक है, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस भी किया था उस पर्टिकुलर बोर्ड के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है। ठीक है कि भाई ये जो DWBDNC बोर्ड है इसको बोलते हैं वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। तो इस बोर्ड को सेटअप तो बहुत पहले कर लिया गया था, लेकिन इस बोर्ड में आज ना ही फंडिंग जा रही है, ना ही यहाँ पर कोई स्टाफ है जो इस बोर्ड को आगे अच्छी तरीके से बढ़ा सके। ठीक है, तो इसका नाम क्या है DWD, उसके बाद DNS के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म आपने समझा। फरवरी 2019 में इसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। इसका मेन पर्पज़ यही था कि भाई नोटिफाइड ट्राइब, डी नोटिफाइड ट्राइब और साथ ही साथ में सेमी नोमैडिक ट्राइब, इनका कल्याण करें, इनके विकास पे ध्यान दें, इनकी परेशानियों को सुना जाए, इसके लिए कमीशन बनाया गया था। लेकिन आज यही कमीशन दोस्तों सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल है, इस मुद्दे को उठाया गया था। डिसफंक्शनल क्यों है? क्योंकि इस कमीशन में केवल और केवल 2 मेंबर्स हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसमें कोई चेयरमैन नहीं है, कोई फाइनेंशियल पावर्स इसके पास में नहीं है, आज प्रॉपर मात्रा में यहाँ पे स्टाफ नहीं है, ऑफिस का स्पेस नहीं है, ये बोला जा रहा है। अथॉरिटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ये स्कीम्स को सही तरीके से आज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो किस बात की ये बॉडी रही? तो बॉडी डिसफंक्शनल है, काम सही नहीं कर पा रही है। तो इस बात को यहाँ पर उठाया जा रहा था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जिसके बाद आप देख पाओगे अगले टाइम दूसरे समय पर फिर डिमांड की गई कि भाई इनके लिए देश के स्तर पे एक कमीशन की ज़रूरत है, एक आयोग की ज़रूरत है जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के सेपरेटली राइट्स के बारे में बात करेगा। तो अगेन वही कहानी शुरू हो जाती है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं, इनका स्टेटस। अगर आप लोग देखोगे भारत की जो आज पॉपुलेशन है उसका 10% दोस्तों पॉपुलेशन डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का है। तो अपने आप में बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलेगी। तो इनको सपोर्ट करने के लिए इतिहास में कुछ कमीशंस भी बनाए गए हैं, जैसे रैंके कमीशन बनाया गया था। ये पहला एक ऐसा कोशिश की गई थी कि भाई डी नोटिफाइड ट्राइब्स को किसी प्रकार का सपोर्ट दिया जाए। फिर आईडेट कमीशन यहाँ पर बनता है 2014 में, जिसको लीड किया था भीखू रामजी आईडेट ने। ठीक है, तो इन्होंने स्टेट वाइज लिस्ट क्रिएट करने की बात की थी और इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई इन सभी कम्युनिटी के लिए एक परमानेंट नेशनल कमीशन बनना चाहिए। फिर ये वाला बोर्ड जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए 2019 में बनाया गया था, ये वाला बोर्ड। तो ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। फिर सीड स्कीम चलाई गई इनको सपोर्ट करने के लिए, फ्री कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग सपोर्ट, लाइवलीहुड सपोर्ट, इन सब के लिए 2021 से 2026 तक के लिए सीड स्कीम में 200 करोड़ का बजट रखा गया था, बट खर्च हुए हैं केवल 70 करोड़। तो ये कह रहे हैं कि ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए क्योंकि ये जितने भी कोशिशें की गई हैं वो सफल नहीं हो पाई हैं, इसी वजह से आज इन कम्युनिटीज़ को एक परमानेंट कमीशन की ज़रूरत है, ये कहते हैं इस आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो प्लीज़ दोस्तों डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में इन बेसिक बातों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपके सामने यूपीएससी का साल 2019 का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जो बेसिकली बात करता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। ऐसे ही आपसे डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी वो सवाल पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीवीटीजी। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को लेकर आपके सामने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, बताना है चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी आज 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में रहती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है, पॉपुलेशन रुक चुकी है, थम चुकी है, आबादी गिरती चली जा रही है, और यही एक मेन क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर में ऐड किया जाता है, क्योंकि वो उस ट्राइबल कम्युनिटी की आबादी खतरे में है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है आज हमारे देश में टोटल 95 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। तो ये गलत है, हमने कई बार पढ़ा है 75 पीवीटीजीज हैं, ना कि 95। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है इरूलर और कोंडा रेडी ट्राइब, ये दोनों के दोनों पीवीटीजीज में आती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों की दोनों पीवीटीजीज में आती हैं। इसमें आप एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है जो थर्ड वाला है ये रॉन्ग है, 95 नहीं 75 पीवीटीजीज हैं। तो उसके हिसाब से ऑप्शन में एलिमिनेशन किया जा सकता था, अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4। तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, सही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे डिनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर भी जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ सकता है। तो आज हमारे न्यूज़पेपर में कुछ भी काम का नहीं है, प्लीज़ स्किप कीजिएगा, केवल 2 आर्टिकल काम के हैं और ये 2 आर्टिकल आपने पढ़ने हैं।
फिर उसके बाद इंडिया यूएसए की ट्रेड डील के बारे में बात हो रही है, परसों हमने वो ट्रेड डील डिस्कस कर ली है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है। रामसर कन्वेंशन भी परसों ही हम लोगों ने कवर कर रखा है, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो और कुछ ना पढ़िएगा, प्रेसिडेंट रूल पढ़ना है आज और डीनोटिफाइड ट्राइब्स पढ़ना है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो बताई हैं वो आपने पढ़ना है। बाकी पेड ग्रुप को ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, और ये रहा पेड ग्रुप का इन्फॉर्मेशन जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर ये आपके सामने प्रेजेंट है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।